अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को डिस्कस किया, फिर उसके बाद उसकी सॉल्वेंट नेचर को डिस्कस किया। आज हम जिस टॉपिक को या जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर है उसमें जो थर्ड कैटेगरी आती है वो हमारे पास है कि आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। ये हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है इस लेक्चर में। इसके जितने भी पार्ट्स होंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने क्यों डिस्कस करना है, क्योंकि जितनी भी लाइफ है वो हमारे पास अवेलेबल होती है पानी में। ठीक है, पानी के बगैर कोई जो लाइफ है उसका तस्वर, जो उसके कंसेप्ट है वो बन ही नहीं सकता। तो वो फिर पानी की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। अगर हम इंसानों की एग्जांपल लेते हैं तो हमारे लिए पानी ही क्यों ज़रूरी है, पानी की ऐसी क्या खसूसियात। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी सारी देख ली। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब यही है कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे अंदर, मेटाबोलाइट्स के रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म सारे का सारा हो रहा है। जितनी हमारे अंदर बायोकेमिस्ट्री हो रही है उसमें मतलब अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स के भी रिएक्शंस हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के भी रिएक्शंस हो रहे हैं, लिपिड्स के भी रिएक्शंस हो रहे हैं, हर तरह के रिएक्शन, एंजाइम्स के रिएक्शंस हो रहे हैं। तो वो सारे के सारे तकरीबन हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन, जो वहाँ ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वाटर प्रेजेंट है उसमें हो रहे होते हैं सारे। तो वाटर की ऐसी क्या खसूसियात है जो कि उन रिएक्शंस की बिहेवियर को अफेक्ट करती है। तो इस लेक्चर में हम वाटर की वो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि उन सॉल्यूशंस को या उन केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करती हैं या उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उस लिहाज से जो ना वाटर की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सारे जो एक दूसरे के साथ लिंक है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है, सबने ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो केमिकली अगर देखा जाए तो वाटर की ये एबिलिटी है कि वो बहुत ही कम लेवल पे, स्लाइटली लो लेवल पे जो है ना हमारे पास वो थोड़ा सा आयनाइज हो सकता है। वैसे तो अबंडेंट में वो H2O के फॉर्म में होता है, लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने साथ ही आयनाइज हो सकता है। मतलब अगर एक H2O है तो वो एक दूसरे H2O के साथ मिलता है, ठीक है। और ये वाला H जो है H2O वो अपना एक H इसको दे देता है, H3O पॉजिटिव बना देता है। क्या बना देता है? H3O पॉजिटिव और एक हाइड्रोक्साइड आयन, एक हाइड्रोनियम आयन बना देता है और एक हाइड्रोक्साइड आयन बना देता है, ठीक है। तो पानी की ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो पानी की ये खसूसियत है कि वो सेल्फ आयनाइजर हो सकता है। अब ये सेल्फ आयनाइजेशन हम सबसे पहले क्यों स्टार्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे इसको इंशाल्लाह देखेंगे कि क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी इतनी बड़ी जो स्केल है, पीएच की स्केल, वो वाटर के साथ कैसे रिलेट कर रही है, उसकी बेस पे जो है ना पीएच का पूरा स्केल कैसे बना, वो सारा। तो आज हम तकरीबन सारा हमारे पास मैथमेटिकल काम होगा। तो सेल्फ आयनाइजेशन को हम पहले समझेंगे कि सेल्फ आयनाइजेशन जो है वो है क्या। अब इसको इन शॉर्ट लोग ऐसे भी लिख लेते हैं कि H2O जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में सेल्फ आयनाइजर हो सकता है। तो असल में याद रखिए कि काम ये वाला हो रहा होता है कि एक जो हमारे पास प्रोटॉन है वाटर का, वो दूसरे वाला एक्सेप्ट कर लेता है, H3 पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं और दूसरा उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप रह जाता है। सर बहुत ही कम लेवल पे याद रखना, ये नहीं बहुत ज्यादा कि बस वाटर डाल दिया और उसने आयंस बना दिया, ऐसा नहीं होता, कि बहुत कम लेवल पे हो रहा है। और ये जो H पॉजिटिव है, जो हाइड्रोनियम आयन है, ये रैपिडली एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल इसमें रैपिडली जो ना फास्ट चेंजिंग कर रहा होता है, कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ कभी तीसरे के साथ, रैपिडली नैनो सेकंड्स के दौरान जो ये सारा काम हो रहा होता है। इसकी वजह से हम उसको ज़्यादा जो है महसूस नहीं कर पाते, लेकिन उसकी आयनाइजेशन जो है ना, सेल्फ आयनाइजेशन वो हो रही थी। सेल्फ आयनाइजेशन मतलब इस वाटर में कोई और मॉलिक्यूल नहीं है, दोनों वाटर के मॉलिक्यूल है, अपने साथ ही खुद को साथ खुद ही मिलके जो आयनाइज हो रहे होते हैं, ठीक भी हो रहे होते हैं। तो ये सारा काम जो है रिवर्सिबली हो रहा होता है। तो असल में काम ये हो रहा होता है, इन फ्यूचर जो है ना हम इस वाले रिएक्शन को, अगर इसकी सिंप्लीफाइड रिएक्शन को देखें तो वो H2O जो है वो H पॉजिटिव और H नेगेटिव आयन में सेल्फ आयनाइज हो रहा होता है। ठीक है, तो इसकी होगी सेल्फ आयनाइजेशन। अब इसको अगर मजीद हम देखें मैथमेटिकली, हम इसी को कंसीडर करेंगे और इसी के आगे मैथमेटिकल फॉर्म्स निकालेंगे। तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है, H2O
H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल एक रिएक्शन है। अब जब हम बात करते हैं कि इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलते हैं, K जो हमारे पास बेसिकली होता है। अब इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब ये कि ये जो वाटर है ये कितना डिसोसिएट हो रहा है और कितना सही रह रहा है, इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। दोस्तों, तो पहले हम इसका K निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? K इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिकॉल करो अपने पुराने कंसेप्ट्स को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का जो निकालते हैं तो क्या, जो प्रोडक्ट्स हैं डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन। तो अगर इस फार्मूले के लिहाज से देख लें तो H2O का K क्या बनेगी? K इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स क्या है, H पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन और OH की मोलर कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की, डिवाइडेड बाय H2O, ये है ना H2O की मोलर कंसंट्रेशन। ये रिएक्शन, ये जो इक्वेशन है हमें क्या शो कराती है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अब इसके K तो इस तरीके से निकल आएगा। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? K इंटू H2O इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। ये हो गई हमारे पास। अब हम देख रहे हैं कि सेल्फ आयनाइजेशन में हमने ये बात की है कि ये बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है वो आयनाइज हो रहा है। बाकी मैक्सिमम जो हमारे पास अबंडेंट फॉर्म में कौन सा फॉर्म होते हैं? H2O मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होते हैं, H2O की फॉर्म में ही होते हैं, रिएक्टेंट्स की फॉर्म में होता है, प्रोडक्ट्स बहुत ही कम बन रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये H2O जो है ये तकरीबन हमारे पास कांस्टेंट ही रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट ही रहता है, इसकी वैल्यू सेम रहती है। तो ये भी कांस्टेंट है और स्मॉलर कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड वाटर, ये क्या होगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड वाटर। इसके प्रोडक्ट को हम एक नया कांस्टेंट देंगे, K इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड जो वाटर है उसको एक नया कांस्टेंट देंगे और वो क्या होगा? K इनटू H2O, वो हमारे पास है KW, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसको आप क्या कहेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो ये इसका एक तरीका है वाटर के डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का कि KW हमारे पास क्या होता है? वाटर डिसोसिएशन ऑफ कांस्टेंट। तो अगर इसकी H2O की जगह हम मैं KW लिखता हूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव की मोलर कंसंट्रेशन। ये तो हो गई एक डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है ना हमने कैसे निकाला। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट जब हमने एक्सपेरिमेंट से अगर हम इस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O की निकालते हैं तो हमारे पास 55.5 मोलर बन जाती है। जब इसका हम मॉलिक्यूलर मास वाटर का निकालेंगे उसके पर मोल कंसंट्रेशन ये निकालेंगे जो तरीका है वॉल्यूम के लिहाज से 1000 अगर ml में हम कर रहे हैं तो उसके लिहाज से, तो वो सारा जो है वो हमारे पास आता है हमेशा 55.5 मोलर। तो वो और इसके जो कांस्टेंट है इससे उन्होंने साइंटिस्ट ने जो चीज़ निकाली कि जो KW है हमारे पास वो तकरीबन है 1.0 into 10 raised पर -14 है। ठीक है, KW की वैल्यू क्या है? 1.0 into 10 raised पर -14, ये कांस्टेंट है KW। तो हम इसी रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं। कैसे प्रोसीड करेंगे? रिएक्शन क्या है हमारे पास? KW इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। ये है। अब KW की वैल्यू हम क्या कह रहे हैं कितनी है? 1.0 into 10 raised पर -14। ठीक है, ये कितना है? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। अब एक बात याद रखो, जब ये डिसोसिएट हो रहा है जितने हमारे पास प्रोटॉन बनेंगे उतने हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। लाजमी बात है कि वाटर का मॉलिक्यूल है तो जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने उसमें हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। इसी वजह से तो ओवरऑल जो पानी है वो वाटर जो है न्यूट्रल है। तो जितने हमारे पास H पॉजिटिव होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे? OH नेगेटिव होंगे। मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी। तो अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, ठीक है, तो इस सारे का आधे ये वाले हैं और आधे
ये वाले हैं। तो टोटल इसका क्या होगा, इसका हाफ होगा। मतलब अगर हम सिर्फ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, तो वो क्या होगा, इसका हाफ। क्या होगा, इसका हाफ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इक्वल हमारे पास OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। तो अगर टोटली जो है वो इतने हैं, तो इसके आधे हमारे पास प्रोटॉन होंगे और आधे हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। तो इस लिहाज से 1.0 10 रेज़ पर -14 का क्या है, 10 रेज़ पर -7 मोलर कंसंट्रेशन होगी प्रोटॉन्स की। और इसी तरीके से हमारे पास OH की अगर हम मोलर कंसंट्रेशन देखेंगे तो वो भी कितनी है, 10 रेज़ पर -7 मोलर। तो अब ये हमारे पास यहाँ से पता चल गया, जो H पॉजिटिव मतलब वाटर से H पॉजिटिव वो हमारे पास कितने वाटर के अंदर अगर प्रोटॉन्स की बात करें तो उसकी कंसंट्रेशन होती है 10 रेज़ पर -7। अब ये 10 रेज़ पर -7 जो है ना बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछे कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स इन वाटर एट न्यूट्रल लेवल, तो वो कितने 10 रेज़ पर -7 है। लेकिन ये 10 रेज़ पर -7 बहुत ही छोटी क्वांटिटी, इसको हम आगे कैलकुलेशन में जो ज्यादा यूज नहीं कर पाते। तो अगर याद हो तो 1909 में क्या हुआ था, 1909 में एक बंदा था सोरेनसन, उसने क्या किया था, उसने कहा था कि भाई अगर हम नेगेटिव लॉग ऑफ H लेते हैं, प्रोटॉन्स नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोटॉन्स लेते हैं, तो वो हमारे पास इक्वल होता है pH। किसके, pH के। उसने pH का फार्मूला, उसने pH का कॉन्सेप्ट दिया था कि ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, लेकिन जब इसका हम नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली जो है ना वो ज्यादा हो जाएगी, बड़े न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाएगी। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, जो pH का बेसिक फार्मूला होता है वो क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोटॉन्स। इसी तरह POH क्या होगा, POH हमारे पास होगा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। ऐसा ही है। तो पीएच का जो कॉन्सेप्ट सोरेनसन ने दिया था, इसने काफी इंप्रूव किया। और ये पीएच का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसकी स्केल कहाँ से बनी, वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन से। और पीएच जो है आपको पता है हमारे पास बॉडी फ्लूइड्स में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर पीएच थोड़ा से भी गड़बड़ कर जाते हैं तो हमारे पास एंजाइम्स के रिएक्शंस रुक जाते हैं, एंजाइम के स्ट्रक्चर जो है वो गड़बड़ कर जाते हैं, हमारा स्ट्रक्चर, हमारे सेलुलर फंक्शन वो सारे के सारे जो है दरम बरम हो जाते हैं। तो पीएच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हमें ये पता कि पीएच वाली जो गुला है ये आई कहाँ से। अब पीएच जो है सोरेनसन ने कहा था कि नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव है, तो अगर इस लिहाज से देखें तो पीएच ऑफ वाटर क्या बनेगी, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव है। अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है, 10 रेज़ पर -7। ऐसे ही है। अब अगर रूल्स के देखें जो पावर है वो शुरू में आ जाती है, पावर शुरू में आएगी। अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो 7 होगा, लॉग ऑफ 10 हमारे पास 1 होता है, तो pH हमारे पास कितनी हो गई, 7। ये हो गई हमारे पास pH। अब हम कहते हैं इस बेस पे कि pH ये 7 है। अब जरा बताओ, अगर कोई चीज ज्यादा एसिडिक होगी, ज्यादा एसिडिक का मतलब क्या है कि उसमें प्रोटॉन आयन ज्यादा है। जब प्रोटॉन आयन ज्यादा होंगे तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, अब अगर ये -7 है तो ये ज्यादा होंगे, तो ये -6 -5 -4 इस तरीके से प्रोटॉन आयंस बढ़ाते जाएं तो ये वाली क्वांटिटी कम होती जाएगी। और उसी के लिहाज से फिर पीएच की जो क्वांटिटी है वो भी कम होती चली जाती है। वो क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ से हमने पीएच का जो स्केल है वो डिवाइस कर लिया, और वो पीएच स्केल क्या है कि अगर पीएच होगा 7, अगर पीएच कितना होगा वाटर का 7, या किसी सोल्यूशन का पीएच अगर 7 होगा तो वो सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल। वो क्या होगा, न्यूट्रल। अगर पीएच हमारे पास ज्यादा हो 7 से, क्या हो, पीएच ज्यादा हो 7 से का मतलब है कि इसमें प्रोटॉन आयन की कंसंट्रेशन और कम होगी, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन होगा। और अगर पीएच जो है वो 7 से कम हो, मतलब 6 5 4 3 2 1, तो वो चीज हमारे पास, वो सॉल्यूशन हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। जितनी पीएच कम होती चली जाएगी सॉल्यूशन एसिडिक होता चला जाएगा, और जितनी पीएच ज्यादा होती चली जाएगी उतना ही सॉल्यूशन बेसिक होता चला जाएगा। तो सेल्फ आयनाइजेशन के हमारे पास क्या कि यहाँ से हमारे पास पीएच चाहिए, तो वाटर की ये प्रॉपर्टी को सेल्फ आयनाइज होता है, वहां से पीएच की स्केल ड्राइव हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम एसिडिक बेसिक रिएक्शंस करेंगे या उसके बाद जब हम बफर्स वाला सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें ये वाली चीज जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, पीएच का काफी अमल दखल है। तो वाटर की पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हुई, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर।
जिसमें हमने सिंपल एक सेल्फ आयनाइजेशन वाला रिएक्शन लिया, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, फिर उसका वाटर कांस्टेंट निकाला, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर वो निकाला। उस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर से हमने फिर पीएच डिवाइस किया और वो पीएच हमने निकाल दिया। पीएच कैसे निकालते हैं? पीएच जब 7 हो तो क्या होता है, जब 7 से कम हो तो क्या होगा, और जब सब 7 से ज़्यादा हो तो क्या होगा। ये चीज़ें हमारे कहाँ से पता चली? हमारे पास सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर से। ये तो इसकी होगी पहली केमिकल प्रॉपर्टी के वाटर सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर कैसी होती है। ठीक है, अब जो अगली प्रॉपर्टी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है,